Why? 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 अस्सलाम वालेकुम भाई। अगर आप सेफ्टी की फील्ड में काम कर रहे हैं और आप अपने आप को एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर कहते हैं, लेकिन आपको इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस के मेथड पता नहीं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। क्योंकि जो प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, उनको एक इंसिडेंट होने के बाद इन्वेस्टिगेशन, एक प्रॉपरली एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी चाहिए, वो तो कम से कम एक सेफ्टी ऑफिसर को जरूर आना चाहिए। तो आज की वीडियो हर उस सेफ्टी ऑफिसर के लिए है जो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहा है, या जो बंदा ये सोच रहा है कि उसको सेफ्टी की फील्ड में आना है। दोनों के लिए ये वीडियो है। आज सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, तो वीडियो को स्किप किए बगैर कंप्लीट वीडियो देखना, तो आपको समझ जाएगी। क्योंकि अगर आज की वीडियो आपने स्किप करके देखी तो आपको कुछ भी वहां से समझ नहीं आएगा। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि मैं फ्रीक्वेंटली सेफ्टी के टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूं, तो आज का जो टॉपिक है एक इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। हर एक सेफ्टी ऑफिसर ये जानता है कि सभी सेफ्टी ऑफिसर्स का मकसद, सबसे पहला पर्पस क्या होता है कि उनकी साइड पे एक्सीडेंट ना हो, कोई भी हादसा उनकी साइड पे ना हो, और उनकी साइड जो है तो उनकी जो प्रोजेक्ट है वो सेफली से कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये सच है, इट इज अ फैक्ट एंड इट इज प्रूवन इन द हिस्ट्री एज वेल, कि एक्सीडेंट होते हैं। एक एक्सीडेंट होने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है एक सेफ्टी ऑफिसर का, कि एक प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए ताकि जो हादसा हुआ है वो दोबारा रिपीट ना हो। क्योंकि जो भी इंसिडेंट होता है उसके बाद आपके जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है या जो क्लाइंट होते हैं, उनके पास आपने एक प्रोफेशनल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि ये हादसा क्यों हुआ और ये हादसा फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या कोरेक्टिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, रिमीडियल एक्शंस क्या ले सकते हैं। तो ये सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कौन कौन से मेथड यूज करके इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो हम लोग टोटल इन्वेस्टिगेशन मेथड शॉर्ट शॉर्ट हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर डिटेल में मैं जाऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको टोटल 5 इन्वेस्टिगेशन मेथड आज की वीडियो में सिखाऊंगा। जो 5 इन्वेस्टिगेशन मेथड्स बहुत फेमस हैं और मोस्टली एम्प्लॉयर उन्हीं इन्वेस्टिगेशन मेथड्स को यूज करते हैं। लेकिन इन 5 इन्वेस्टिगेशन मेथड में एक इन्वेस्टिगेशन मेथड ऐसा है कि जो बहुत ही रेयर ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं। उसकी जो इंफॉर्मेशन है आपको इंटरनेट से भी बहुत कम मिलेगी, लेकिन मैं आज आपको वो इन्वेस्टिगेशन मेथड का भी शॉर्ट इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा। ये तो हो गया कि जो प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर फील्ड में काम कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों को कैसे बेनिफिट देगी जो कि सेफ्टी की फील्ड में आने का सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नया आदमी सेफ्टी की फील्ड में आने का सोच रहा है, उसके पास में सेफ्टी का नॉलेज है, उसने सर्टिफिकेशन की है, अब वो सेफ्टी की फील्ड में आना चाहता है। तो जब वो कहीं पे इंटरव्यू देने जाएगा, तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर उसको पूछेगा कि हाउ यू विल इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। कुछ इंसिडेंट होने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे। तो अगर वो सिंपल आंसर करेगा तो जो इंटरव्यूअर होगा वो उसको जज कर लेगा कि इसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन या प्रॉपर नॉलेज नहीं है। क्यों? इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर। तो जो बंदे इस फील्ड में आने के लिए सोच रहे हैं, वो भी अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे, तो उनको एटलीस्ट मिनिमम 5 इन्वेस्टिगेशन मेथड्स या तो 5 इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स का जरूर पता लग जाएगा। तो वो अपना इंटरव्यू इजीली पास करके अपने करियर की शुरुआत सेफ्टी की फील्ड में कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जिस इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन मेथड की बात करेंगे वो है 5 वाई एनालिसिस। 5 वाई इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन मेथड, द गोल इज टू डिटरमाइन द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम बाय रिपीटिंग द क्वेश्चन। सो अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो 5 वाई इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन मेथड वो है कि जिसमें एक्सीडेंट होने के बाद में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाई दिस हैपेंड। फिर उस व्हाई का एक आंसर आता है, फिर उस आंसर आंसर से फिर एक क्वेश्चन निकलता है कि व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई दिस हैपेंड। सो 5 टाइम्स तक आप लोग व्हाई पूछ के आपको उस में रूट कॉज निकालना पड़ता है। ये सबसे जो है तो फेमस इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन मेथड्स है, और बहुत सारे एम्प्लॉयर, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस यही यही टूल यूज करती हैं कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ताकि उनको इंसिडेंट का रूट कॉज पता लग सके। अभी हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझेंगे
कि यहाँ पे क्या हुआ है, एम्प्लॉय स्लिप्ड एंड ब्रोक देयर रिस्ट, ये कॉन्सिक्वेंस था, ये मतलब जो इंसिडेंट था उसकी आउटकम थी। तो क्यों हुआ? फर्स्ट, व्हाई दिस हैपेंड? देयर वाज आइस ऑन द ग्राउंड। व्हाई आइस वाज ऑन द ग्राउंड? नो वन वाज गिवन responsibility for gritting icy ground. Why? Slip risk was not identified in site risk assessment. Why it was not identified? Person who completed risk assessment did not have health and safety training. ये एक रूट काज हो सकता है। अभी रूट काज इन डिटेल में जाने के बाद में कम्स विद द मैनेजमेंट सिस्टम फेलियर और ह्यूमन एरर, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था हम लोग यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको शार्ट जो है सो टेक्निक्स आइडेंटिफाई करके बता दूंगा कि विच टेक्निक्स वी कैन यूज फॉर टू इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेकंड इन्वेस्टिगेशन टेक्निक क्या यूज कर सकती है कोई भी कंपनी, वो है फिश बोन डायग्राम। उसमें क्या होता है, इट्स often called a cause and effect diagram, can help in brainstorming to identify possible causes। कोई भी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक है या कुछ भी होता है उसमें एक दो कीवर्ड्स रहते हैं, हमको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने। फिशबोन डायग्राम में क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ कीवर्ड है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मींस इफ एनी इंसिडेंट हैपन, तो एक इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की जाती है, उसमें जितने मेंबर होते हैं वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, वो सब मिलके आइडेंटिफाई करते हैं कि इस एक्सीडेंट के क्या क्या पॉसिबल काजेस हो सकते हैं और उनसे कैसे फ्यूचर में बचा जा सकता है। जैसे अभी हम लोग इस डायग्राम को देख के समझेंगे। देखें, इसको फिश बोन डायग्राम क्यों कहते हैं, ये एक मछली की शेप की तरह है, और इसमें ये देखें, ये जो फेस है, ये जो फेस है यहाँ पे फिश का, वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, ये मींस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इट्स अ आउटकम। सो इसके काजेस क्या हो सकते हैं? इसके काजेस इनमें से कोई भी हो सकता है, मैन पावर हो सकता है, मशीन हो सकता है, मेथड हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, मेजरमेंट हो सकती है, मदर नेचर हो सकता है। इसमें से कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई एक काज हो सकता है या इनमें से डिफरेंट काजेस हो सकते हैं। मैन पावर मींस अनस्किल्ड वर्कर दे यूज्ड, lack of machine were not in appropriate conditions, unclear procedures, material was very low quality। सो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद में जब यहां से कोई भी जो आइडेंटिफाई हो जाएगा काज, वो काजेस को आइडेंटिफाई करने के बाद में उनके बारे में आइडेंटिफाई करके उनको रिमीडियल एक्शन डेवलप करने के बाद में रिकमेंडेशन देने के बाद आप लोगों को फ्यूचर में जो इंसिडेंट है उनसे बचा जा सकता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड इन्वेस्टिगेशन मेथड, एंड दैट मेथड इज अ SCAT। SCAT means systematic cause analysis technique, is a simple but powerful tool to investigate the causation of loss events. It is used to quickly identify the corrective actions। अभी देखें, अगर इसको समझेंगे तो ये बहुत सिंपल टूल है, लेकिन ये 5-5 और फिश बोन से टोटली डिफरेंट है। मोस्टली इसमें अगर आप लोग देखेंगे कीवर्ड क्या है, लॉस इवेंट्स। लॉस इवेंट मींस रिलेटेड टू द ऑपरेशंस। मोस्टली ऑपरेशन टीम्स जो हैं तो वो ये सिस्टम्स यूज करती हैं। व्हाई? टू क्विकली आइडेंटिफाई द corrective actions, because the operations has to run the business as soon as possible। सो ऑपरेशन टीम क्या करती है, अगर उनको कोई भी इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से कोई लॉस हो जाए, तो वो आइडेंटिफाई करके कोरेक्टिव एक्शंस इमीडिएटली अपने ऑपरेशन को रिज्यूम बैक करते हैं। जैसे अभी हम लोग समझेंगे इसमें और 5 में क्या डिफरेंट है। इसमें प्री डिफाइंड कैटेगरीज होती हैं 5, अपने उन्हीं प्री डिफाइंड कैटेगरीज के अंदर रहते हुए अपनी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करनी है। 5 में क्या है, उसमें प्री डिफाइंड कैटेगरीज नहीं होती हैं, उसमें आपने क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे देखें, प्री डिफाइंड कैटेगरीज कुड बी कंट्रोल एरियाज, जैसे इनएडुकेट प्रोग्राम, इनएडुकेट स्टैंडर्ड्स, इनएडुकेट कंप्लायंस, मींस कोई भी कंपनी का प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स, EHS मैनेजमेंट सिस्टम, वो क्या इनएडुकेट था या उसमें कोई मसला था या मसला नहीं था या कोई गैप्स थे, वो आइडेंटिफाई करने। Then basic causes could be job system factors or personal factors, means human factors। Immediate causes could be substandard acts या तो substandard conditions। अगर और आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊं तो substandard acts, substandard conditions means unsafe acts and unsafe conditions।
ये ऑल काजेस मिलके या कोई भी एक काज कुड बी द रीजन फॉर द इंसिडेंट मीन्स द इवेंट. सो ड्यू टू दिस इंसिडेंट इवेंट व्हाट इज अ लॉस. क्योंकि हर इंसिडेंट की जो आउटकम होती है उसका कोई ना कोई लॉस होता है, और वो लॉस कुड बी फॉर पीपल, फॉर प्रॉपर्टी, फॉर इक्विपमेंट. मतलब पीपल कैसे, वर्कर्स, कोई लास्ट टाइम इंजरी हो गई, किसी को रिकॉर्डेबल इंजरी हो गई, किसी की डेथ हो गई, या कोई भी वट एवर आउटकम. सो वो चीजें पूरी जो हैं तो इस कार्ट में जो आइडेंटिफाई की जाती हैं, ये लिटिल बिट डिफरेंट मेथड है फिश बोन और जो 5 एनालिसिस है उनसे. अभी हम लोग बात करेंगे फोर्थ इन्वेस्टिगेशन मेथड की, जो कि हम लोग बहुत शॉर्ट सा डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो. वो है फॉल्ट ट्री एनालिसिस. इट हेल्प्स डिटरमाइन द causes ऑफ एक्सीडेंट एंड द रूट causes टू प्रिवेंट देम इन फ्यूचर. दिस सिस्टम कैन यूज टू अंडरस्टैंड हाउ सिस्टम कैन फेल और टू डिटरमाइन द cause ऑफ सिस्टम फेलियर. ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत अच्छी टेक्निक है अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. ये कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है? क्योंकि इसमें देखें, आपने अगर कीवर्ड देखने हैं तो ये एक तो रूट काज को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद में हाउ यू कैन प्रिवेंट देम इन फ्यूचर, वो रिकमेंडेशंस इसमें आइडेंटिफाई होती हैं, और प्लस एडिशनली एवरी कंपनी हैज अ सिस्टम that system can comes definitely by the legal, as well employer have their own procedures. Then usha, ayush, there are the some procedures every organization has to follow. सो इन सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो हर एक कंपनी के पास EHSS मैनेजमेंट सिस्टम होता है. हर एक कंपनी उस सिस्टम के अंदर रहते हुए काम करती है. कोई भी कंपनी वर्बल बेसिस पे नहीं चलती. तो ये जो फॉल्ट ट्री एनालिसिस है वो आइडेंटिफाई करता है कि वो जो सिस्टम था वो सिस्टम कैसे फेल हो गया. आया उस सिस्टम्स में कोई लैप्सिस थे, कोई गैप्स थे. तो जो भी है इस इन्वेस्टिगेशन टेक्निक में फॉल्ट ट्री एनालिसिस के थ्रू आप लोग आइडेंटिफाई करके उनकी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल टॉप अनडिजायर्ड इवेंट, जैसे आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, ये है, ये टॉप अनडिजायर्ड इवेंट है. अभी ये क्यों इवेंट हुआ? ये टॉप अनडिजायर्ड इवेंट मींस द आउटकम. जो एक्सीडेंट होने के बाद अगर किसी आदमी को चोट लगी तो ये चोट जो उसकी फाइनल आउटकम थी, लेकिन उसमें क्या इंटरमीडिएट इवेंट्स क्या थे वो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको लिंक करना है. उसके बाद में बेसिक इवेंट्स क्या थे, आपने बेसिक इवेंट्स को इंटरमीडिएट इवेंट्स में लिंक करना है. और इस इन्वेस्टिगेशन टेक्निक की सबसे मजे की जो बात है, इसमें लॉजिक गेट्स यूज होते हैं. अभी लॉजिक गेट्स के ऊपर अगर आप लोगों ने समझना है कि क्या होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं क्यों, और मुझे बता सकते हैं कि क्या मुझे लॉजिक गेट्स के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए. क्योंकि लॉजिक गेट्स एक फुली बहुत एक लंबा लेकिन बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है. तो अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके समझाऊंगा कि आप ताकि आपको मजीद आसानी से समझ आ सके. जैसे देखें, आई मिस्ड माई शिफ्ट बस. एवरी डे आई एम गोइंग ड्यूटी बट टुडे आई मिस्ड माई शिफ्ट बस. So why I missed my shift bus? Maybe yesterday I slept late. Why I slept late? Maybe I was enjoying some parties with my friends. या तो दूसरा क्या हो सकता है, I could not get up early morning on time because the alarm did not ring. Why alarm did not ring? Maybe there was a faulty watch. There was a fault in the watch. या तो उसके बाद क्या हो सकता है, when I was on my way I met my friends. मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलके कुछ गपशप करने लगा. वो गपशप में मुझे नहीं पता लगा कि बस का टाइम हो रहा है और बस निकल गई. सो एवरी इंसिडेंट विल हैव डिफरेंट सिनेरियोज. तो वो पूरे सिनेरियोज इसमें आप लॉजिक गेट्स यूज करके, क्योंकि ये इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स कंप्लीट हो ही नहीं सकती विदाउट लॉजिक गेट्स. तो लॉजिक गेट्स एक बहुत मजे का टॉपिक है. तो उसमें आप लोगों ने लॉजिक गेट्स यूज करके सभी इवेंट्स को आइडेंटिफाई करके सबसे आप लोग जो बेसिक इवेंट है उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक.
जैसे मैंने आपको वीडियो में के स्टार्टिंग में बताया था, ये टेक्निक बहुत ही कोई रेयर एम्प्लॉयर या तो ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं। अगर किसी भी व्यूअर की कम ऑर्गेनाइजेशन ये मेथड यूज करती है तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में टच होके मुझे बता सकते हैं कि आपकी कंपनी ये मेथड यूज करती है, ताकि उसमें अगर मैं भी मजीद आपसे लर्न कर सकता हूं, या तो अगर आपको इसकी डिटेल मुझसे चाहिए तो मैं आपको डिटेल भी प्रोवाइड कर सकता हूं। क्यों? ये जो इन्वेस्टिगेशन टेक्निक है, इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका नाम है आई कैट। आई कैट एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन मेथड है जो कि आपको इंटरनेट से भी इसकी डिटेल बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगी, वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलेंगी और बहुत कम, लेकिन ये बहुत ही सिंपल लेकिन एक लेंथी प्रोसेस है। इसमें बहुत चीजें आपको मोस्टली प्री आइडेंटिफाई ही होती हैं, तो इसमें आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए ये इजी टूल है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, आपको बहुत काम किया हुआ ऑलरेडी टेम्पलेट के अंदर मिल जाता है। जैसे मैं आपको समझाऊंगा। यह है इंसिडेंट एक्सीडेंट काजेशन एनालिसिस टेक्निक इज टू आइडेंटिफाई द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, causes and recommend remedial actions to prevent similar accidents from happening again। इसमें क्या होता है कि ये जो काजिज और काजिज के साथ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट काजिज को भी आइडेंटिफाई करता है, फिर ये रेमेडियल एक्शंस एंड रिकमेंडेशंस भी इसमें आइडेंटिफाई होती हैं विद इन द टाइम फ्रेम, और इसमें टाइम फ्रेम भी दिया जाता है। जैसे आपको सिंपल इसका जो टेम्पलेट का जो फाइनल हिस्सा है, वो हिस्सा मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा और उसमें मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है, ये फाइंडिंग या तो कोरेक्टिव एक्शंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशंस, कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स डेफिनेटली रहेंगी, कोरेक्टिव एक्शंस रहेंगे, वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद में जो भी डायरेक्ट या तो रूट काजेस आइडेंटिफाइड किए होंगे, इसमें क्या है, डायरेक्ट काजेस इनडायरेक्ट काजेस मोस्टली प्री आइडेंटिफाइड होते हैं टेम्पलेट में, आपको सिर्फ टिक मार्क करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें एक न्यू चीज क्या है कि अगर टेम्पलेट के अंदर कोई चीज आइडेंटिफाई नहीं हुई और एज अ टीम आप लोगों ने न्यू आइडेंटिफाई की, तो स्टिल यू हैव राइट दैट यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन राइट, एंड देन यू कैन डिसाइड द रेमेडियल एक्शन बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग। उसके बाद सेकंड के अगर कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है लिस्ट एक्शंस टू प्रिवेंट रीअक्रेंस। जो आपने पहले कॉलम में रूट कॉजेस आइडेंटिफाई किए हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए आप कौन से एक्शंस लिखना चाहते हैं वो भी आपने यहाँ पे लिखने हैं। जितने काजेस होंगे उसी के हिसाब से यहाँ पे एक्शंस भी होने चाहिए। और उसके बाद में इस इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक में आपने रेस्पॉन्सिबल पर्सन को भी आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि एक गाड़ी ने एक आदमी को हिट कर दिया इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस। सो वहां पे रिकमेंडेशंस क्या आई कि वहां पे जेब्रा क्रॉसिंग बननी चाहिए या तो वॉकवे बनना चाहिए। हु इज द रेस्पॉन्सिबल पर्सन? मे बी टीम विल डिसाइड, द लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, लॉजिस्टिक सुपरवाइजर, इक्विपमेंट इंचार्ज और वट एवर। तो किसी को भी, या तो आपका जो फैसिलिटी इंचार्ज है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसका यहाँ पे नेम एंड डिपार्टमेंट लिखा जाएगा। उसके बाद में कंप्लीशन डेट, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो डिसाइड करेगी कि उसकी कंप्लीशन डेट क्या होनी चाहिए, जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे उनके प्रिवेंटिव मेजर्स के। उसके बाद में डेट कंप्लीटेड। डेट कंप्लीटेड कब लिखी जाएगी? जब एक्चुअल में असाइन टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो। और सिग्नेचर, सिग्नेचर कौन करेगा? रेस्पॉन्सिबल पर्सन। क्यों? टुमारो ही कैन नॉट से आई एम नॉट अवेयर अबाउट the prevention preventive measures, no one communicated with me, so then he must sign here in this template। that's why I told ये जो टेम्पलेट है बहुत इजी है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव है, लेंथी है, लेकिन बहुत ही बेस्ट टूल है अगर आप लोगों ने इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए करना है।